नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। आज पूरा देश कोरोना वायरस के दंश को झेल रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत डरा हुआ भी है। हर व्यक्ति की नज़र आज इसी पे टिकी हुई है कि कब इसकी कोई मेडिसिन लगने के बाद मैं स्वस्थ हो जाऊँ। एक होड़ मची हुई है वैक्सीन लगाने के लिए। वैक्सीन की कमी की खबरें भी आपके सामने हैं। लोग जाहिर सी बात है बहुत डरे हों, और इसी बीच में एक नई चीज़ आ गई है, ब्लैक फंगस। जी हाँ, ब्लैक फंगस। इसमें तो व्यक्ति की सीधे जान ही चली जा रही है। आप इसको महसूस करोगे, आज इन पेपरों में भी खबरें निकल आएंगी। प्रदेश में 3 लोगों की मौत इस ब्लैक फंगस से हो चुकी है और 24 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। और ये संख्या कितनी गाँव में, कितनी शहरों में बढ़ रही होगी, इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डराने वाली चीज़ है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DN मणि जी, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बाकी हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अपने बारे में हमको बताइए। यस, मैं डॉक्टर DN मणि हूँ और मैं MD मेडिसिन हूँ और मैं CMAP में एज ए साइंटिस्ट कार्य कर रहा हूँ, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में। और मैं मेडिसिनल प्लांट पे रिसर्च करता हूँ और उससे रिलेटेड कुछ हमारी फार्मूलेशंस भी हैं जो CMAP की, और एक आध 2 मार्केट में हमारी फार्मूलेशंस हैं जो काफ़ी पॉपुलर फार्मूलेशन है हर्बल में, और BGR के नाम से हैं, जो हाइपोग्लाइसेमिक है। तो मेरा वर्किंग एरिया जो है, मैं डायबिटीज़ है, एलर्जी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो 3 पे मैं काम कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। सर, आप इस कोरोना वायरस कोविड-19 को कैसे परिभाषित करेंगे? जी, देखिए, कोविड-19 में जो वायरस डिटेक्ट हुआ है, जो वो वायरस एकदम नया है। और आयुर्वेद में अगर देखें तो कोविड जैसी बीमारी का वर्णन तो नहीं है चूँकि हमारे संहिताओं में, लेकिन अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करें तो कफस बातस व्याधि के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि आयुर्वेद में त्रिदोष की थियरी है, त्रिदोष कॉन्सेप्ट की थियरी है। और त्रिदोष में बात पित्त कफ, इसको दोष इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जब अपने नॉर्मल लिमिट में होते हैं तो पर्सन हेल्दी होता है, और जैसे ये एबनॉर्मल होते हैं तो फिर ये बीमार करते हैं पर्सन को, रोगग्रस्त करते हैं शरीर को। अब इसमें कोरोना वायरस का जो नेचर है, ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे नेजल नॉस्ट्रियल से, थ्रोट के माध्यम से जब तो हमारे गले में जाता है तो ये स्पुटम से मिलकर उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन करता है, और ये हमारे लंग को कैप्चर करता है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं जो इस इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, और जिससे हमारी लंग जो है वो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन, तो बहुत से लोग उसमें क्लेम करते हैं कि जो है चेस्ट पेन हो रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन गड़बड़ होता है। और कफ का जो नेचर होता है वो ड्राई होता है, बहुत खांसने के बाद थोड़ा कफ निकलता है। तो इस नेचर का जो कफ है उसको निकालने के लिए आयुर्वेद में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जिनका डायरेक्ट इस पे जो है इफेक्ट है। जैसे एक त्रिकटु इंग्रेडिएंट है, हम लोग घर में देखते हैं त्रिकटु 3 कड़वे द्रव्य हैं, जैसे सौंठ, काली मिर्च और पिपली है, इक्वल रेशियो में लेकर के, और इसकी जो मात्रा है वो हम निर्धारित करते हैं 250 mg तक इस पाउडर को लेकर के अगर हम लेते हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल सिस्टम में भी ये बताया गया, आयुर्वेद में भी, कि जो हमारे अच्छे वक्ता हैं, जो अच्छे ओरिएटर्स हैं, उनको ये अपने प्रयोग में जरूर रखना चाहिए। अब ये भी एक चीज़ देखने में आ रही है कि जैसे आप जानते हो कि ब्रोंकाइटिस है ना, ब्रोंकाइटिस में भी सिम्टम्स भी सब अधिकतर सेम ही होते हैं, क्योंकि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा, है ना, थिक कफ बनेगा, लंग स्वेलिंग हो जाएगी, है ना, सांस नहीं ले पाएगा। तो इस कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम्स ये हो रही है, इसमें भी सब कुछ सेम ही आ रहा है जी, है ना। इसमें भी एक हाई निमोनिया जिसे आप कहते हैं वो हो जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं क्या ये स्टीम लेके या इससे अगर कफ हम जमने ना दें अपने जी, तो इससे कितना हद तक वायरस को मार पाएंगे, और कितना आपको लगता है कि वाकई में ये? देखिए, हम इसको जो आप कह रहे हैं ब्रोंकाइटिस का, तो जब हम इस समय इस दौर कोविड काल से दौर से गुजर रहे हैं, तो उस दौरान तो हमें जैसे फीवर का सिम्टम आ रहा है, कफ का सिम्टम आ रहा है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो हमें जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो हमें फॉलो करना है। उसके साथ साथ अगर हमारी स्थिति होम आइसोलेशन में है तो हमें ये है कि जैसे त्रिकटु बताया मैंने आपको कि
कि आप स्पुटम का एक्सेस फॉर्मेशन ही कंट्रोल कर लीजिए। अपनी जो रेस्पिरेशन है, देखिए इसमें योग का भी काफ़ी योगदान है कि योगा से आप अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ा सकते हैं। स्टीम हमारा सबसे अच्छा है, जो स्पेक्टोरेंट का काम करता है, स्पेक्टोरेशन करा देता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जो हमारा श्वसन तंत्र है उसका ब्रांको स्पाज्म नहीं होने देता, ब्रांकस को डायलेट करता है। तो ये हमारा मैनेजमेंट है जिससे कि हम ये कोविड-19 से, इसकी सीवियरिटी से हम बचा सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में 2 विधा बताई गई। एक तो ये है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, एक तो ये है कि डेली हम इसको प्रयोग में रहेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे, अपने फूड हैबिट को ठीक करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरी, कोई जब बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसे ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और उस तरह का ट्रीटमेंट, जैसे कफ से रिलेटेड ये व्याधि है तो कफ के लिए हमें ये देना है कि कफ जो है वो स्पेक्टोरेंट का काम, कफ निकलता रहे और श्वास की नली हमारी डायलेट रहे। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें जो प्लांट्स हमारे हैं, जैसे त्रिकटुम मैं बता रहा हूँ, तो सौंठ एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी, और इससे इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है तो पेशेंट को इससे काफ़ी रिलीफ मिल रही है। दूसरी, जो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, इम्यूनो सेपरेशन, आप सुन रहे होंगे काफ़ी इम्यूनिटी पे चर्चा चल रही है। तो इम्यूनिटी एक ब्रॉड टर्म है। इम्यूनिटी के लिए हमें मेंटल इम्यूनिटी, लंग इम्यूनिटी और हमें जनरल इम्यूनिटी, तीनों को ठीक करना पड़ेगा। और वो हमारे पास जो बेहतर साधन है, जो नेचर ने हमें दे रखा है, अगर उसके संपर्क में हमें रखते हैं तो हमें उससे बेहतर फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़, आयुर्वेद में कुछ रसायना कैटेगरी के प्लांट्स हैं। रसायन का जो प्लांट्स हैं नेचर के, उस प्लांट को आप रसायना से कंफ्यूज नहीं करिए कि वो केमिस्ट्री का हिंदी तो नहीं है रसायना। रसायना नेचर का जो प्लांट होता है उससे क्या होता है, रस प्लस आयन, जो ट्रेडिशनल सिस्टम में बताया गया है। तो रस जो हमारा न्यूट्रिएंट है डायरेक्ट, और सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो इससे क्या, हमें अगर हम इसको प्रयोग में लेते हैं तो लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी और मेंटल पावर, 3 को हम इम्प्रूव करते हैं। तो कॉल्ड है रसायना। तो जिस तरह से बिथानिया सोमनीफेरा, अभी आप कोविड काल में देख रहे होंगे गिलोय का काफ़ी अभाव हो गया, जो इजीली मिल जाती थी। टिनिस्पोरा कार्डिफोलिया है, इसका तना यूज करते हैं हम। तो ये इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा, और रसायन ब्लड प्यूरीफायर ये अच्छा है, इन्फ्लेमेशन में इसका रोल है और ये इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। अश्वगंधा की बात करें, मुलेठी जो है सबसे अच्छा, इसके लिए अनुपान की बात कही है कि अगर मिल्क से हम सुबह सुबह लेते हैं तो मेमोरी इन्हांसर है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो मेमोरी को बढ़ाएगा वो हमारे सिस्टम को, हमारी जो मस्तिष्क है उसको ठीक रखने के लिए, उसमें किसी तरह का इन्फ्लेमेशन ना हो, सर्कुलेशन का कोई वो नहीं हो, ऑक्सीजन के लिए कोई डिफिशियंसी ना। तो इस तरह के कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे हैं जो चरक संहिता में बृहत रूप से मेंशन किए गए हैं कि वो रसायना कैटेगरी के हैं। तो रसायना का जो यूज़ है, हम अगर कोविड पेशेंट या पोस्ट कोविड लोगों में एडवाइस करते हैं, या हमें एक अवेयरनेस आता है कि जो रसायना नेचर के प्लांट हैं उसके संपर्क में हमें, तो हम स्वाभाविक सी बात है कि कोरोना से उपद्रव जो हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन, आज हम कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं, जो एंजाइटी लेवल को बढ़ा रहा है, जो मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे हार्मोन, बैड हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस में जाने के बाद हमारी इम्यूनिटी को वो भी सप्रेस कर रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे हैं जो लंग से, अगर लंग में इन्फ्लेमेशन है, स्टेरॉइड की बात बहुत सी आप सुन रहे होंगे, लोग कर रहे हैं। तो स्टेरॉइड में बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन वो इम्यून कंप्रोमाइज़ करता है। तो जब इम्यून कंप्रोमाइज़ हम कर रहे हैं और उसके बाद अगर कहीं मेंटल स्ट्रेस में जा, तो और हमारा इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हम जो घरेलू व्यवस्थाएं हैं, योगा, नियमित योगा एक्सरसाइज करें जितना हम कर सकते हैं। दूसरा, लंग का एक्सरसाइज करें। अभी स्टीम की बात हो रही है, स्टीम का हम प्रयोग करें। जल नेति की बात करें, नेति से भी, नेति की क्रिया ऐसी है कि उसको हम थोड़ी सी टेक्निक जान लें तो गुनगुने पानी में सेंधा नमक, जैसा कि हम जानते हैं कि नमक और गुनगुने पानी का जो सॉल्यूशन होता है वो सबसे अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि गिलोय, अश्वगंधा और भी अदर ऐसी चीज़ों का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, जिससे आप अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप इससे खुद को बचा पाएंगे। और जैसे डॉक्टर साहब ने एक चीज़ और बताई कि अगर किसी भी पेशेंट को कोरोना
वायरस के सिम्टम्स हैं या ऐसे कुछ लगता है तो पहले तो वो जांच तो कराना है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो डरते हैं तो जाहिर उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो और कम हो जाती है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम्स और क्रिटिकल बढ़ती चली जाती है और उनको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। तो डॉक्टर साहब, अब एक नई चीज़ आ गई है, आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस तो था ही जी, अभी ब्लैक फंगस आ गया। क्या माफ़ कीजिएगा, आयुर्वेद में इसका कुछ ऐसा उल्लेख है या ऐसी कोई इसकी मेडिकेशंस है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जिससे मतलब कुछ प्रिवेंशन हो सके? देखिए, बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है। अभी चूँकि ये जो ब्लैक फंगस की बात है, अभी एकदम से ये नया, पहले भी होता रहा है, लेकिन ये एकदम से उभर के आया है कि जो इम्यून कंप्रोमाइज लोग हैं या कोविड से सफ़रर हैं उसमें होने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि आयुर्वेद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने बताया कि एक प्रिवेंटिव मैनेजमेंट है, एक ट्रीटमेंट है। अगर लगता है कि हमें ये फंगल एक प्रिवेंटिव मैनेजमेंट के लिए हम इसको ले सकते हैं। अब अगर फंगल लोड बहुत बढ़ेगा, सर्जिकल प्रोसीजर अगर बनता है तो गो फॉर सर्जरी। आपने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं योग हमारे लिए बहुत ही पावरफुल साबित हो सकता है, हमारे लंग्स के लिए, हार्ट के लिए। तो क्या इसकी एक्सरसाइजेज जो होती हैं, हमारे ये जो सांस लेने की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, इसमें कितना ज़्यादा मजबूती से उसको किस तरह से लिया जाए? तो अधिकतर अमूमन लोगों को पता ही नहीं रहता है, वो अलग अलग तरीके करते हैं उसमें। देखिए, ये जो हमारी लंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो एक्सरसाइज है, एक तो हम डीप ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग होल्डिंग करें, उसको देखें और फिर एक्सेल उसको जो है रिलीज़ करें। तो इस तरह से जैसे प्राणायाम की बात कही गई है, तो प्राणायाम में ये जो है कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक, तो हम सांस को एक तरफ से खींचते हैं, ब्रीथ होल्ड करते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं। तो ये जो प्राणायाम का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से हम डीप ब्रीदिंग करें, ब्रीथ होल्ड करें और रिलीज़ करें। उसको हम डे बाय डे अगर करते हैं, अगर ये है कि पर्सन टू पर्सन स्टैंडाइज करना पड़ेगा। कोई 15 सेकंड कर रहा है, इनहेल कर रहा है, 20 सेकंड उसको होल्ड कर रहा है और 10 सेकंड 5 सेकंड में रिलीज़ कर। तो जब हम रेगुलर प्रैक्टिस में इसको ले आएंगे तो धीरे धीरे हमारी जो है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन के साथ साथ हमारी लंग इम्यूनिटी भी इन्हांस होगी, इम्प्रूव होगी। तो ये ज़रूरी है कि हम इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो प्राणायाम है या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक्सरसाइज, उसको हम रेगुलर करें, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि अधिकतर लोग आयुर्वेद में काढ़ा होता है जी, है ना, बताते काढ़ा भी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है, जाहिर सी बात है बूस्ट भी करता है। तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मैं जानना चाहूँगा इसकी एक लिमिट होती है ना। जब काढ़ा लोग पी रहे हैं तो पता चला महीना 2 महीना काढ़ा ही पीते जा रहे हैं, बहुत ओवर क्वांटिटी में काढ़ा पी रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ों में मिला के पीना चाहिए? क्या वो चाय के साथ पीना चाहिए? क्या वो अलग पानी में इस तरह से डाइल्यूट करके पीना चाहिए? क्या क्वांटिटी होनी चाहिए? क्या उसकी टाइमिंग होनी चाहिए? 15 डेज पीना है, महीना भर पीना है, 3 महीना पीना है? आप तो डर के मारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो कंटिन्यू पी रहे हैं, सुबह दोपहर शाम काढ़ा ही पी रहे हैं। तो इसकी एक सही रिदम क्या है? करेक्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखिए, काढ़े के लिए जो इंग्रेडिएंट अभी मैंने आपको बताया कि जो ये अगर देखा जाए कोविड को, तो ये कफस व्याधि है, शरीर में जो कफ की वृद्धि होती है उसको कम करने के लिए हम जो मेडिसिनल है, नेचर ने जो मेडिसिनल प्लांट हमें दे रखे हैं, उसमें जैसे तुलसी है, तो तुलसी में जो घर में अब तो बहुत सी वैरायटी तुलसी की है, तो तुलसी जो घरों में लोग लगाते हैं पूजा के लिए, उसमें एक कंटेंट होता है यूजिनाल कंटेंट। यूजिनाल कंटेंट 50% बिलो है, वो तुलसी अगर है तो वो यूजिनाल हमारे इम्यूनिटी को भी इन्हांस करता है और जो बहुत अच्छा एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी भी उसमें है। तो तुलसी है। दूसरा मुलेठी को बताया मैंने, मुलेठी आप देखें तो जितने भी आयुष मोड के कफ सिरप्स हैं ऑलमोस्ट सब में पड़ा हुआ है और वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्पेक्टोरेंट दोनों काम मुलेठी करता है।
तीसरा जो है काली मिर्च की बात करें, काली मिर्च जो है स्पेक्टोरेंट प्लस हिपैटोप्रोटेक्टिव, लीवर को भी वो काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे प्रिवेंटिव तीन जो है ये प्रिवेंटिव मैनेजमेंट है हमारे। तो इसको अगर हम, अब रही मात्रा की बात, कि मात्रा इसमें आयुर्वेद में जो भी ड्रग या प्लांट क्रूड पाउडर की बात कही गई है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है 3 to 5 ग्राम एक का। तो अगर मान लीजिए ये सारे उष्ण प्रकृति के हैं, थोड़ा गर्म होते हैं ये, क्योंकि जो गर्म होगा वही कफ को पिघला के निकालेगा। तो ये गर्म होता है, इसलिए इसकी मात्रा अगर 4 का इक्वल रेशियो में बराबर बराबर अगर मात्रा आप लेते हैं और इसको कोर्स पाउडर कर लेते हैं, कोर्स मतलब मोटा मोटा उसका वो होना चाहिए, जो मेस साइज अगर देखें तो 16 mm का होना चाहिए, या जौकुट साइज बताया गया है, जौ के बराबर बार्ली की जो साइज होती है। तो ये करके और 5 ग्राम आप ले करके 100 ml पानी में इसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद इसमें थोड़ी ये रिड्यूस हो जाए, 10 to 20 ml तक रिड्यूस हो जाए, उसके बाद इसको फिल्टर करके, इसमें अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। गुड़ भी काफ़ी अच्छा स्पेक्टोरेंट होता है, बहुत से इको फ्रेंडली माइक्रोब्स इसमें होते हैं जो हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। या आप इसमें हनी डाल सकते हैं, लेकिन हनी डालने से पहले ये है कि थोड़ा सा इसको टेम्परेचर रिड्यूस हो जाने दीजिए, कम हो जाने दीजिए कि उसका कम हो। और जो काढ़े की मात्रा है, जो आपका फ़िल्टर काढ़ा है, समझिए वो 50 to 60 ml तक ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम काढ़े के नाम पर और इसको आधा लीटर या 1 गिलास पिए जा रहे हैं, वो नुकसानदायक है, वो नुकसान कर सकता है कहीं न कहीं। तो किसी चीज़ का अति जो है, किसी भी ड्रग का, किसी भी डोजेस फॉर्म का अगर हम एक्सेस लेते हैं तो हमारे लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। और काढ़े का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग टाइम में ही बताया गया है कि जब आप एम्प्टी स्टमक हो, खाली पेट हो, और फिर शाम को इवनिंग टाइम अगर देखें तो जो टी टाइम आपका है, और इसको चाय में ऐड करने की बात कहीं नहीं आई है, इसलिए इसको चाय में ऐड करके न लिया जाए। काढ़े का पानी में बॉयल करके लिया जाए, जो वाटर सॉल्युबल कंटेंट हैं वो इसमें आ जाते हैं। जब चाय में हम बनाते हैं तो चाय का कुछ टैनिन आता है, मिल्क में वो लेकर के, तो फिर उसकी गुरुता बढ़ जाती है। और आयुर्वेद में ये भी है कि काढ़े को बंद करके नहीं पकाते हैं, एक चीज़ ये भी बताया है, क्योंकि जब उसमें कुछ हमारे उसमें फैटी ऑयल होते हैं, जैसे कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कि जब हम उसको ढक देंगे तो स्टीम के साथ वो कंडेंस होकर के बार बार उस काढ़े में आएगा, और जब काढ़े में आएगा तो जब वो पेशेंट को दिया जाएगा कि आप काढ़ा लीजिए, तो हो सकता है कि वो काढ़ा उनको एसिडिटी करे और कुछ गरिष्ठ करे, डाइजेशन को प्रभावित करे। तो इसलिए उसको काढ़े को हमेशा ओपन करके ओपन पॉट में बनाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में तो बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से आप कफ को निकाल सकते हैं, है ना? जैसे नीति क्रिया हो गई, और भी कई ऐसे चीज़ें, एक्सरसाइजें और कई चीज़ें होती हैं आयुर्वेद में। तो जैसे स्टीम कहते हैं, स्टीम लोगों को नहीं पता है कि प्रॉपर तरीके से लिया कैसे जाता है। अधिकतर मार्केट में बहुत सी मशीनें आ रही हैं, आप जो कि आपने स्टीम ले लिया, तो अगर कफ आपका गल भी रहा है तो वो रहेगा तो अंदर ही, वो निकल नहीं पाएगा। तो वो क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप बताना चाहेंगे कि वो बाहर भी नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है। स्टीम जो अगर ऑप्टिमाइज्ड है और छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं तो स्टीम ही बनाते हैं। वो स्टीम इनहेल करने के लिए ये है कि आप फ़ैन वैन बंद करके प्रॉपर इनहेल करें, और उसके लिए ये है कि 3 to 5-6 मिनट तक आप इनहेल करें। उसके बाद आपको ये फील होगा कि जब स्पुटम पतला होगा तो अपने आप थ्रोट में आता है और आप उसको बाहर कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसे मेल्ट होकर के अंदर चला जाता है। तो जो मेथड है, इस मेथड से आप एक्सेस फॉर्मेशन के, जो एक्सेस कफ के फार्मूलेशन को, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या स्टीम लेते समय पानी में कुछ ऐसे औषधियाँ भी डाली जाती हैं? हाँ, यस, कुछ ऐसे हैं, जैसे मेंथॉल के जो पुदीना का आप सुने होंगे आयल आता है, एक और ड्रॉप डाल के, मार्केट में भी बहुत से एसेंशियल आयल बेस्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हैं, एक कैप्सूल तोड़ के उसमें डाल दें तो उनका जो आयल में मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो है वो एंटी वायरल प्रॉपर्टी उनकी है,
अभी एक एसेंशियल ऑयल बेस हम लोगों ने कुछ काम किया है सीमैप में, जो डिफ्यूज़र, ऑयल डिफ्यूज़र में रख दीजिए तो वो आपके कमरे में फैलेगा और उससे एक स्मेल, फ्लेवर भी अच्छा है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑयल के, वो जो एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, रस्ट कूल के नाम से है। तो दर्शकों, आपने जाना कि डॉक्टर साहब DN मणि जी ने हमको कितनी अच्छी जानकारी दी कि आयुर्वेद में क्या आपको करना चाहिए जिससे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमको। तो दर्शकों, आज यहीं तक, नमस्कार।